नमस्कार। स्वागत है आपका द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड की डिस्कशन। तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल जो यहाँ पर आया है वो है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत की, तो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं उसके बारे में है, और आने वाले समय में उसमें जो इनोवेशन की ज़रूरत है, उसको जो रेगुलेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी जो है इस मुद्दे के ऊपर भी जो है बात की गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं ऑथर कि अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, ओके, तो पूरी दुनिया में जो है इसके वजह से जो है इम्पैक्ट पड़ा है, और सारी दुनिया जो है अभी एक वैक्सीन की ओर जो है दौड़ रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वैक्सीन का जुगाड़ हो सके। ओके, तो सभी मुल्कों में जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ओके, कुछ मुल्क बोल रहे हैं कि हमने बना ली है, लेकिन एक्चुअली जो है अभी इसकी प्रोडक्शन जो है ओके वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। ओके, तो यहाँ पर वैक्सीन नेशनलिज्म की बात बोली है ऑथर ने। ओके, तो ये इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंस है वैक्सीन की, तो वो तभी आएगी अगर हम जो है डोमेस्टिकली अपने घर में ही जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, तो जितनी ज़्यादा रिसर्च अपने हमारे यहाँ इंडिया में मेडिसिन के क्षेत्र में हम करेंगे, फार्मास्यूटिकल एरियाज़ में करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा बढ़िया हमारे लिए वो रहेगा। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी जो इसकी इम्पोर्टेंस को जो है यहाँ पर नोटिस किया है। ओके, उन्होंने बोला है यहाँ पर कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो इंडिजीनियस इनोवेशन है, ओके, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसको इन्होंने फोकस करते हुए यहाँ पर एक मिशन चलाया था, अटल इनोवेशन मिशन। तो इसके बारे में मैंने डिस्कशन की है PIBs में। सो अटल इनोवेशन मिशन स्पेशली जो स्कूल्स हैं, ओके, तो वहाँ पर ये इनोवेशन मिशन चलाया गया है कि बच्चों के सामने एक टूल किट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक टूल किट और मैकेनिकल टूल किट। ओके, तो उनके सामने प्रॉब्लम्स होगी, उन्होंने खुद सोचना है, खुद सोल्यूशन जो है उसका प्रॉब्लम्स का निकालना है। तो यहाँ पर बच्चे अगर स्टार्टिंग में ही अगर उनके अंदर इनोवेशन की भावना जगा दी जाएगी, तो आने वाले समय में हमें एक अच्छे रिसर्चर्स मिलेंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे। तो इसी के मद्देनज़र जो है सरकार ये अटल इनोवेशन मिशन चला रही है। तो इसका फ़ायदा सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नहीं मिलने वाला, जितने भी सेक्टर भारत में काम कर रहे हैं सभी सेक्टर्स में इस मिशन का फ़ायदा होगा। ओके, तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है जो आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पर बात बोली थी, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि इंडिजीनियसली घरेलू जो है हमारी कैपेसिटी है भारतीय लोगों में, ओके, वो बढ़ानी है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, ताकि जो कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन में आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्ट दिखाएं और आएँ और इनोवेशन करके दिखाएं। ओके, अपने आइडियाज़ को ग्लोबली जो है उनको जो है एक तरह का सम्मान मिले, जो भी यहाँ पर रिसर्च, जो भी इनोवेशन यहाँ पर की जाए। ओके, तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अभी इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। तो वो भी जो है एक अच्छी एक एग्जाम्पल है अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो सपोर्टिव पब्लिक पॉलिसी है भारत सरकार के द्वारा, इसकी भी बात करें, दोनों को कंबाइन करें तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट सरकार ने यहाँ पर की है, जिसकी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी बूम मिला है। ओके, और एक तरह से जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनको जो है यहाँ पर ये टक्कर दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो फार्मा है, बायोलॉजी है और हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, इसको और जो है पब्लिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है आने वाले समय में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है R&D में, इनोवेशन में। ओके, ताकि जो कि आने वाले समय में इंडिया जो एक अच्छी पोजीशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी बनाए। ओके, आने वाले समय में खासतौर के जो मेडिसिन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि हमारे यहाँ भारत में साइंटिफिक, एकेडमिक और एंटरप्रेन्योर जो टैलेंट है, इसकी कोई कमी नहीं है इंडस्ट्री में। ओके, अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हम बात करें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत है कि जो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ भारत सरकार लाए और उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए उनके जो टैलेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा उसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन चाहिए वो टाइमली जो सेटअप सरकार उसको करके देने चाहिए। ओके, ताकि जो इनके आइडियाज़ हैं वो व्यर्थ ना चले जाएँ। ओके, बिना किसी बिना किसी पब्लिक सपोर्ट के जो है ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो जितना भी बिजनेस रिसर्च में होता है वहाँ पर एक सेंसिटिव अप्रोच हमें करके चलना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है एक बनाना होगा भारत सरकार को। ओके, जो साइंटिफिक कॉम्पिटेंस है वो जो है यहाँ पर बढ़ाना होगा इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर भी जो स्कूली बच्चे हैं वहाँ पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि इनका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाए। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि अगर बच्चों के सामने कोई प्रश्न या कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना,
तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए। ओके, अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है तो वो टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, ओके, उसका क्या मोटिव है। ओके, अगर उसकी डिटेल में बच्चे जाएं, मतलब क्वेश्चन करना शुरू कर दें बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस डेवलप होने शुरू हो जाएं, इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। तो बच्चों के अंदर शुरू से ऐसी माइंड डेवलपमेंट हो जाए तो सरकार उसके लिए जो है काम कर रही है, अच्छे फ्रेमवर्क लेकर आ रही है। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो इम्पोर्टेंस है ओके, वो है इंटेलिजेंट रेदर देन माइंडलेस रेगुलेशन की। अच्छी जो है रेगुलेशन चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना किसी डिस्कशन में ही आप पार्लियामेंट में कोई ऐसी रेगुलेशन लेकर आए जब मिनिस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को चला रही है वो रेगुलेशन लेकर आ जाए, लेकिन उसकी जो है डिस्कशन ही ना अपने ऑफिसर्स के साथ करे, और जो है वो रेगुलेशन आगे आने वाले समय में किसी काम की ना हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, लॉन्ग टर्म सोच कर जो है हमें पॉलिसी बनानी होगी, रेगुलेशन बनानी होगी। ऐसा नहीं है कि बस कुछ समय के हिसाब से हम ये रेगुलेशन बना दे, बाद में वो जो है वर्क करना ही बंद कर दे। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि जो करंट कंटेक्स्ट है, अभी जो चल रहा है मार्केट में, वहाँ पर हमें सबसे जो बड़ी बात है, सोल्यूशन चाहिए किसके लिए, जो डेडली वायरस है कोरोना वायरस, उसकी वैक्सीन चाहिए। तो उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलप करना चाहिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि अभी भी एक फैक्ट जो है यहाँ पर बोला गया है कि इंडियन कंपनीज जो है 60% तक जो वैक्सीन है वर्ल्ड वाइड उसकी सप्लाई करती है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर आप जो है इंपॉर्टेंट सप्लायर मान सकते हो इंडिया को भी। अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन हम बनाते हैं तो इंडिया इस कैटेगरी में भी अच्छा काम करेगा अगर हम इंडिजिनियसली एक अच्छी वैक्सीन जो है कोरोना वायरस की बनाते हैं। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ इंडिया emerged एज ए मेजर सोर्स ऑफ HIV एड्स ट्रीटमेंट सप्लाई वैक्सीन। तो एड्स के केस में भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया था। इसकी जो रिलेटेड जो वैक्सीन जो रिक्वायरमेंट थी उसकी सप्लाई में, जो ड्रग्स चाहिए थे उसकी सप्लाई में, और साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि जो भी हमने वैक्सीन्स और ड्रग्स की सप्लाई की थी HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कॉस्ट जो थी वो आधी थी किन के मुकाबले जो वेस्टर्न फर्म्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल US की फर्म्स थी, ओके, UK की फर्म्स थी, उनके मुकाबले में आधे कॉस्ट पर हमने दवाइयाँ और वैक्सीन मुहैया करवाई थी पूरे वर्ल्ड को। सो इससे आने वाले समय में यहाँ पर बात बोली गई है कि 75% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट फॉर HIV एड्स मेडिसिन कॉस्ट इफेक्टिव इंडियन फर्म्स हैव हेल्प्ड सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन अफ्रीका। तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, ओके, HIV एड्स की मेडिसिन प्रोवाइड करके और कॉस्ट इफेक्टिव जो है मेडिसिन प्रोवाइड करके, खासतौर पे यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की गई है। सो देखिए यहाँ पर आगे बात बोली गई कि जो इंडियन जेनेरिक्स, इंडियन मेडिसिन जो है वो US की मार्केट में भी वहाँ पर कंपटीशन दे रही है, अच्छा कंपटीशन दे रही है, और एक अच्छा शेयर वहाँ पर मार्केट में यहाँ पर बना के रखा हुआ है इंडियन मेडिसिन ने, इंडियन जेनेरिक्स ने। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड की अगर बात करें वहाँ पर भी 40% जो वर्ल्ड मार्केट है यहाँ पर कैप्चर की हुई है भारतीय मेडिसिन ने। इसके अलावा यहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की बात की गई है। ये जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये दवाइयों के एक रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो, जो भी मेडिसिन बनती हैं उनका रॉ मटेरियल है। ओके, तो ये जो इसमें जो है चाइना एक बड़ा प्लेयर है। चाइना के पास बहुत बड़े हम कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ ये API जो बनाए जाते हैं, और इंडिया इंपोर्ट भी करता है और सस्ता इंपोर्ट मिलता है इंडिया को चाइना से, और जिसकी वजह से आगे जो इंडिया मेडिसिन बनाता है तो इंडिया भी जो सस्ते दामों पे जो है दवाइयाँ अवेलेबल करता है पूरे मार्केट को। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन भी लिया था कि जो API हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम उसके ऊपर बैन लगाएंगे, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो है वो लद्दाख बॉर्डर के ऊपर जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। लेकिन वहाँ पर ये भी एक और क्वेश्चन उठ गया था कि ये जो API है, ओके, क्या इंडियन अपने दम पर इतना सस्ता बना सकते हैं कि ताजो की जो मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो ना बढ़े। तो ये भी एक क्वेश्चन था। आगे यहाँ पर बात बोली गई है जो इंडियन कंपनीज है, ओके, वो अभी भी जो है कॉम्पिटिटिव होकर काम कर रही हैं, कैपेबल है कि अपना शेयर जो है मार्केट का खुद बनाए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के केस में भी। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि इंडियन फार्मा जो है सो उनको अपनी जो है प्रेजेंस जो है रखनी चाहिए, खासतौर पे जो बायोटेक के प्रोडक्ट्स हैं, ओके, और जो एडवांस इंसुलिन के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर भी। और फॉर द इंडस्ट्री टू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इट नीड्स इनोवेशन, प्रमोटिंग एंड स्मार्ट रेगुलेशन। सो 3 चीज़ों की यहाँ पर बात बोली गई है, इनोवेशन, प्रमोशन एंड स्मार्ट रेगुलेशन। ओके, तो इन 3 चीज़ों को अगर सही ढंग से हम लेकर आ जाते हैं, ओके, तो फिर जो है अच्छा डेवलपमेंट करेगी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और आने वाले समय में। तो इसीलिए हम अपने जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे
और जो हायर एजुकेशन में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो रिसर्च करेंगे आने वाले समय में, इन्वेंशन करेंगे, उनको भी यहाँ पर अवेयरनेस सरकार प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चल रही हैं जिसके थ्रू आप जो है अगर पीएचडी में जा रहे हैं, किसी रिसर्च में जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी सरकार आपकी सपोर्ट कर रही है। ओके, तो अलग अलग फंड्स जो है इसके लिए भी जारी किए गए हैं। ओके, तो फिलहाल हर जगह सरकार की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से रिसर्च को जो है भारत में आगे बढ़ाया जाए। हम रिसर्च में काफ़ी पीछे हैं। जो हमारे यहाँ रिसर्च में आगे निकलते हैं वो इंडिया को ही छोड़कर चले जाते हैं। ओके, अमेरिका या कनाडा इस रीजन्स में जो है, या यूके में सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम चाइना को तो कम से कम कम्पीट करें। चाइना भारत से बहुत ज़्यादा आगे है रिसर्च में। ओके, तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी, हमें भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरे वर्ल्ड में एक कंपटीशन देना है। ओके, जैसे हमारी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपटीशन दे रही है, इसी तरह से बाकी सेक्टर्स को भी डेवलप करना है। तो उसके लिए रिसर्च फील्ड हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर रिसर्च फील्ड हमारा स्ट्रांग होगा तो हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर के मुल्कों से राफेल खरीदने की, या कोई किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी खरीदने की। ओके, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सही ढंग से अगर लिटरेट कर दिया गया, सही ढंग से उनको रिसर्च की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई, तो कोई भी रोक नहीं सकता भारत को एक विश्व गुरु बनने से। आगे यहाँ पर बात बोल रहे हैं हम। आगे यहाँ पर बात बोली गई है इंजेक्टिंग ए न्यू लाइफ। यहाँ पर बात बोली गई कि जो एक्सपीरियंस है इंडियन फर्म्स का वेस्टर्न ईस्ट एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग चाइना, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है, जब इंडियन फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, तो ये एक तरह का डाटा सामने आया, जो सिग्निफिकेंट स्कोप जो है वो सामने आया कि जो अगर हम इनको सही तरीके से रेगुलेशन करेंगे, रेगुलेटरी क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे अपनी फर्म्स को। ओके, तो जो इंडिया में जो प्रोसेस चल रहा है उसको रिव्यू करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि टाइम लाइन्स, ओके, और सिंप्लीफिकेशन जो है प्रोसेस, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी चीज़ हमने इनको प्रोवाइड करनी है उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ओके, किसी तरह की झंझट में नहीं डालना है। तो इससे आने वाले फ़ायदा में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, अगर जितना सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होगा इन फर्म्स के लिए, अलग अलग मार्केट्स में सेस करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो आने वाले समय में जो दवाइयाँ हैं ना, वो सही समय पर जो है, अगर कोई नया ड्रग आ रहा है और सही समय में वो पेशेंट तक पहुंच जाएगा। सपोज अभी जब नई वैक्सीन चाहिए कोरोना वायरस के लिए, तो अभी कम से कम भी 1 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रायल्स चलते हैं और 1 साल का टाइम कम से कम लग जाता है ट्रायल्स को कंप्लीट करते करते। अगर हम रेगुलेशन सही करते, ओके, ये क्राइटेरिया था कि 1 साल का टाइम लेना है हमने। ओके, अगर रेगुलेशन सही करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत खतरनाक बनी हुई है, तो यहाँ पर जो नया ड्रग है वो टाइमली जो है अवेलेबल हो सकता है पेशेंट को, जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जाने हैं वो बचा सकते हैं। तो इससे जो है इनोवेटर्स हैं, जो ये रिसर्च करेंगे, जो नया ड्रग बनाएंगे, उनको भी फ़ायदा होगा कि उनका जो पेटेंट लाइफ है, ओके, वो जो है उसमें कम से कम लॉस उनको मिलेगा, उनको हर्जाना जो है टाइमली मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर बात बोली गई है, वो कहा गया है कि इंडिया को भी एक स्मार्ट रेगुलेटरी वर्क चाहिए। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, ओके, उनका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो 30 से 40 साल पहले डिज़ाइन हुआ है। ओके, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी जो है पुराने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके चल रही हैं। इसके अलावा जो जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्री है, इन्होंने जो है अपना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो उसको अपडेट किया है समय के हिसाब से, और फैसिलिटेट किया है कि जितनी अमाउंट जो है रिसर्च में चाहिए वहाँ पर उतनी अमाउंट जो है प्रोवाइड की जाए। इंडिया को भी चाहिए कि अपनी जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाए, रेगुलेटरी स्मार्ट जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करे, ताकि जो मेडिसिन वो बनाए, रीजनरेटिव मेडिसिन बनाए, वो आसानी से वो बना सकें और प्रोड्यूस करके मार्केट में ला सकें। तो आगे यहाँ पर जो बात बोली गई है वो कहा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं, ओके, सो जो भी इनोवेशन और रिसर्च के जो प्रोसेस चले हैं वहाँ पर उनको दखलंदाजी जो है नहीं करनी चाहिए। ओके, तो सीधे सीधे यहाँ पर बात बोली गई है स्टार्टिंग में कि जो साइंटिफिक रेगुलेशन है अभी हमारी, ओके, तो उनको हम अभी जो है रिलेट करके चल रहे हैं, जो आज की साइंस है उसके साथ, अच्छी बात है, समय के हिसाब से चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है, बेशक जो प्रोसेस है, जो किसी भी हम जो ड्रग को जो अप्रूव करते हैं कि हाँ ये अब सही है, उसको जो उसका जो प्रोसेस है वो कम से कम 1 साल ले लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। ओके, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं अलग अलग ड्रग्स के, खासतौर पे जो नई बीमारी आई हो तो उसके लिए तो बहुत जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली है कि वी मस्ट अडॉप्ट द US एंड यूरोपियन मॉडल, ओके, दैट फोकसेस ऑन सेफ्टी इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स, ओके, विद गवर्नमेंट अप्रूविंग द लेबोरेटरी एरियाज वेयर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स आर कंडक्टेड। ओके, यहाँ पर बात बोली गई है कि जो US और जो यूरोपियन मॉडल है उनको हमें फोकस करके चलना है, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया मॉडल्स हैं उनके,
और जो फेस 1 का क्लिनिकल ट्रायल है उसको यहाँ पर ध्यान रखना है गवर्नमेंट ने कि जो लेबोरेटरी एरिया वो प्रूव कर रही है वो लेबोरेटरी सही हो। वो अगर लेबोरेटरी है तो वहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी रिसर्च के लिए वो रिक्वायरमेंट्स क्या वो पूरी कर रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही जो सरकार उसको अप्रूवल दे। ओके, तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टेज पे जो है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करवाया जाए। अगर फेस 1 में क्लिनिकल ट्रायल जो सही होता है, ओके, तो जो फेस 2 में उसमें हो सकता है कि कम समय में हम उसको करने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी जो मेडिसिन है उसको मार्केट में लेकर आएँ। आगे जहाँ पर जो बात बोली गई है कि जो एम है अटल इनोवेशन मिशन should undertake a forensic study of existing administrative processes that inhibit investment in R&D and weed out such constraints। ओके, तो वो कोशिश करेगा, एक स्टडी जो है फोरेंसिक स्टडी वो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस के ऊपर कि इनकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है R&D में, ओके, वो उसके लिए जो कॉन्स्टेंट खड़े हो जाते हैं वो क्या है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है, मतलब जो रुकावटें आ जाती हैं उनको कैसे खत्म करना है R&D के इन्वेस्टमेंट में। जो डोमेन नॉलेज है उसको इंश्योर करने की यहाँ पर बात बोली गई है। जो इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस से हम जो सीखते हैं, ओके, तो वहाँ पर ये बात बोली गई है कि उसको इंश्योर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें आने वाले समय में। एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लिया है। और आगे यहाँ पर बात बोली गई कि रेगुलेशन का रिफॉर्म है और जो रिव्यू प्रोसेस है, अगर कोई नया ड्रग डेवलपमेंट उसकी की गई है तो उसको यहाँ पर बहुत समय लग जाता है। ओके, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि सस्टेनेबल रिसर्च हमने करनी है। कोई भी हमने अगर नया ड्रग डिस्कवरी किया है तो एक एनकरेजिंग अप्रोच लेकर चलनी है कि आने वाले समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। ए रिडक्शन इन टाइम टेकन फॉर सिक्योरिंग क्लियरेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, सपोज करो किसी ने नया ड्रग डेवलप कर लिया, ओके, किसी इंस्टीट्यूशन ने, बाहर के किसी मेडिसिन इंडस्ट्री ने नया ड्रग डेवलप कर लिया, उसके बाद जो उसके लिए रेगुलेशंस होती हैं, जो उसको क्लियरेंसेस मिलती हैं, उसमें ऊपर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा भारत सरकार को। ओके, सिक्योर करना होगा कि क्लियरेंसेस जो भी हो दवाई के लिए टाइमली हो जाए, ताकि जो कि बहुत जल्दी समय पर जो है पेशेंट तक वो दवाई पहुंचाई जा सके। एंड अगर डिले होता है, डिले इन द रिव्यू प्रोसेस कट इनटू द प्रोडक्ट्स पेटेंट लाइफ। तो सीधी सी बात है, अगर रिव्यू प्रोसेस में डिले होगा तो जो पेटेंट लाइफ उसमें तो कमी आएगी। ओके, सो पेटेंट भी किसी, जैसे सपोज करो 10 साल या 5 साल का पेटेंट है किसी दवाई का, तो 1 साल अगर रिव्यू में लगा दी, 4 साल तो फिर उसके 1 साल तो बर्बाद हो गया ना उसका पेटेंट लाइफ का। तो कहने का मतलब कुछ लोग पेटेंट करके भी पैसा कमाते हैं अपना पेटेंट बेच के, और पेटेंट का मतलब यही होता है कि अगर 4-5 साल तक का किसका भी पेटेंट है उस समय के दौरान जो है उसको वो कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो 1 साल अगर आपने रिव्यू में लगा दिया, ओके, तो मतलब कहने का मतलब है तो 4 साल सिर्फ उसके पास बचे, तो 4 साल के बाद दूसरा कोई कॉपी करके वो अपना काम चलाएगा, उसी दवाई को बेचेगा। तो 1 साल का जो उसका लॉस है वो आपने कर दिया, जो डिले करके जितने भी रिव्यू प्रोसेस थे उनको। तो अभी जो नई मेडिसिन को असेस करना है तो उसके लिए भी डिले हो जाएगा पेशेंट्स के लिए, तो बहुत ख़राब बात है। हमें जो है इम्प्रूव्ड और एफिशिएंसी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए जो भी रिव्यू प्रोसेस होगा मेडिसिन के लिए, जो कि लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग वे के लिए जो काम करे, खासतौर के R&D में, कि आने वाले समय में ऐसा सेटअप हम तैयार करें जो लंबे समय के लिए जो भी स्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि जो कोई शॉर्ट टर्म के लिए हम बना दें, ठीक है, बाद में फेल हो जाए, बाद में उसकी वजह से जो पासिंग हुई है वो भी ख़राब निकले। तो आखिर में यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो एफर्ट्स करने चाहिए, तो इसके ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन थोड़ी सी है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे जो पेटेंट का लाइफ टाइम होता है। तो यहाँ पर मोस्टली जितनी भी मेडिसिन हम बनाते हैं वो सारी वही होती हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जांपल US ने किसी मेडिसिन की रिसर्च की, ठीक है, उसका पेटेंट था, वो जब एक्सपायर होगा तभी वो जो इंडियन फर्म्स है उसकी जो है दोबारा से कॉपीज तैयार करती है। तो जितनी भी ज़्यादातर फर्म्स हैं इंडियन फर्म्स, उसमें ज़्यादातर जो मेडिसिन बनती है ना, मोस्टली जो मेडिसिन है वो कॉपी है। मतलब कहने का कि जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया उनको अगर हम आगे जो है उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अपनी रिसर्च जो हमारी बहुत कम है। अगर हमने मार्केट में कंपटीशन देना है तो अपनी R&D को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसके लिए जिस भी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें कोशिश करनी होगी कि अपना ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इतना कॉम्पिटेंट बनाना है। ओके, उसके लिए एक सेपरेट और कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी होगी अलग से, जिसके अंदर डोमेन नॉलेज होगी, अलग से जो रिसर्चर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। ओके, और नए जो केमिकल के अप्रूवल्स हैं, उसके अलावा से बायोलॉजिकल एंटाइटीज जो भी चाहिए, उन सबकी अवेलेबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन में हो। ओके, जो कि अलग से जो है रिसर्च का काम चलता रहे एक साइड पे, और एक साइड पे प्रोडक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर होती रहे। तो इन सभी के लिए जो भी अप्रूवल चाहिए उसको यहाँ पर बात बोली गई कि समय बचाने के लिए जो है ये हम एक्सपर्ट के साथ, ओके,
इंडिया के बाहर भी जो है ये अप्रूवल्स को जो हम कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। इससे टाइम बचेगा, कॉस्ट कम होगी। ओके, जो अलग से प्रोसेसेस के थ्रू अगर इंडिया में हम ये काम करेंगे तो सीधी सी बात है, फीसिस वगैरह लग जाएगी ज़्यादा। ओके, जिससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि हमने एक कॉम्पिटिटिव स्पेस अपनी इंडियन फर्म को प्रोवाइड करना है, इंश्योर करना है कि एक अच्छी स्मार्ट रेगुलेशन प्रोवाइड करनी है कि आने वाले समय में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हमारी R&D सेक्टर में खासतौर पे आए, और अच्छा जो कॉस्ट पे जो है हम जो दवाई अवेलेबल करवाएं पूरे वर्ल्ड को। तो आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया, ओके, मेक फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम, इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है, तो इसको हम एम्पावर कर सकते हैं अगर सही तरीके से पॉलिसी जो रिसर्च है या इसको अगर सरकार जो है प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। तो ये था आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, बहुत कुछ सीखने को इस आर्टिकल में मिला है आपको। ओके, तो आपको इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है इंडिया की जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ओके, सो हेल्थ के मामले में इंडिया कहाँ पर जो रैंक करता है, तो कितना खर्चा करता है हेल्थ के ऊपर इंडिया, तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो अभी ये नई रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, ओके, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट का नाम है वो है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला है कि इंडिया जो है बहुत ही खराब स्पेंडर है अपने बजट में, खास तौर पे हेल्थ केयर के लिए। मतलब हेल्थ केयर के लिए जितना जीडीपी का परसेंटेज होना चाहिए, जितना स्पेंड होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा जो है कम जो है स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर्स में। सो हेल्थ केयर यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हैं, जैसे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ओके, मेडिकल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, अच्छा सा एक स्टार्टअप तैयार करना है कि ताकि जो कि एक सस्ती और अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले। तो इन सब में अभी फेलियर है, बहुत पीछे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही इसमें सरकार बहुत कम कर रही है। तो यहाँ पर जो रैंक किया गया है इंडिया को वो है फोर्थ वर्स्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सो हेल्थ केयर स्पेंडिंग में हम जो है फोर्थ सबसे खराब हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा, इंडिया जो है, इंडिया वॉज 13th लोएस्ट अमंग 206 कंट्रीज, जो कि सिर्फ 3.5% जो था अपने गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, बजट होता है, उसमें से सिर्फ 3.5% खर्चा करता है। ये 2017 की बात की गई है, जब इसको 13वां जो लोएस्ट कंट्री जो कि माना गया था हेल्थ केयर स्पेंडिंग में। आगे यहाँ पर जो बात की गई है कि ये जो रैंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, ओके, तो इससे हमें यही जो है सीखने को मिलता है कि आने वाले समय में हमें जो हमारा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है उसको जो है लॉजिकल तरीके से जो है उसको जो है हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही एक सोल्यूशन है अगर हमने अपने हेल्थ केयर सर्विसेज को इंडिया में ठीक करना है। तो खासतौर पे जो कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, तो वहाँ पर तो टेस्ट बहुत चाहिए, पॉपुलेशन के टेस्ट जो है फ्री में वो उसको भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहे हैं। ओके, थोड़ी पैसे की भी शॉर्टेज है यहाँ पर। तो यही बात होगी कि जो फंड हैं, जो बजट में जो अगर ज़्यादा पैसे होते तो हो सकता थोड़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती, लेकिन अभी जो है बहुत कम पैसे आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में। तो इसलिए ये एक तरह की वीकनेस जो है हमारे सामने खुल के सामने आ गई है, जो कोविड-19 की वजह से पता चल गया है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है कहाँ तक जो है पहुँची है, कहाँ तक डेवलपमेंट उसने की है। ओके, तो सारी जो पोल है वो खोल के रख दी है कोविड-19 ने। इसके अलावा बात की गई है कि जो यहाँ पर सिंपली जो यहाँ पर एलोकेशन कर देना हेल्थ केयर के ऊपर, ओके, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ओके, अगर हम पैसा देंगे हेल्थ केयर के ऊपर तो हमारा जो ये इंडियन हेल्थ केयर का जो पुअर नेचर हो चुका है उसको हम अपग्रेड करेंगे आने वाले समय में। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर पैसा देना तो एक तरह का पैसा जो है वो खराब हो जाएगा, वही पैसे को हम किसी और सेक्टर पे लगाएं, तो ये गलत बात है। तो हेल्थ केयर जो है, देखो, जिस इकोनॉमी की हेल्थ जो है वो सबसे बढ़िया होगी ना, वो इकोनॉमी की जीडीपी भी ग्रो करेगी। क्योंकि अगर बंदा ही बीमार पड़ गया तो फिर काम पे कौन जाएगा, अगर काम पे नहीं कोई जाएगा तो फिर जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी। ओके, तो इकोनॉमी को हेल्दी रखना है बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर शार्प इंक्रीज किया जाता है हेल्थ केयर एलोकेशन में, तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि रेडिली अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो सरकार की जो बैलेंस शीट है हेल्थ केयर सेक्टर में वो भी बहुत ख़राब है। ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हम इम्प्रूव करें किसको, जो असेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस है हेल्थ केयर सर्विसेज का। तो वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि हर कोई इंसान जो है हॉस्पिटल को असेस करे, जहाँ अपने नियर बाय जहाँ पर भी रह सकता है उसके आसपास उसको अच्छी
जो हेल्थ केयर जो असेसिबिलिटी मिल जाए, अफोर्डेबल मतलब सही प्राइजेस में उसको जो है वहाँ पर उसका इलाज हो जाए, और इफेक्टिवनेस मतलब अच्छा इलाज हो। तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सीधी सीधी सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, ताकि जो कि जितनी भी पॉपुलेशन है, जहाँ तक डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते वहाँ तक भी पहुँचे। तो अभी यहाँ पर इंडिया में बात करें तो रूरल इंडिया की अगर बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। ओके, तो यहाँ पर जो है अर्जेंट रिफॉर्म चाहिए, जहाँ पर जिससे कि जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो बड़े, जैसे डॉक्टर के साथ भी जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके जो हेल्पर हैं, इनकी भी तादाद जो है चाहिए आने वाले समय में। तो अभी भी इनकी तादाद बहुत कम है। ओके, अगर गांव में कोई बीमार पड़ा है तो उसको फिर शहर आना पड़ेगा। ओके, तो यही प्रॉब्लम होती है। हमें गांव में भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो शहरों में जो है प्रोवाइड हो चुकी है। ओके, शहरों में भी बहुत बड़े पैमाने पर इतनी खास फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी सरकार काम कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने कुछ नहीं किया। ओके, जितना सरकार से बनता है वो वहाँ पर स्पेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होगी तभी जाकर जो है इस सभी चीज़ को, सारे जो एनवायरनमेंट है उसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स को हम जो है ह्यूज मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है अवेलेबल करवा सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को। सो आगे यहाँ पर जो बात की गई है, बोला गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव और क्विकर सोल्यूशन चाहिए। तो वो तभी हो सकता है अगर हम रिफॉर्म्स जो है उनको एनेक्ट करें, खासतौर पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है रिमोट लोकेशंस में, खासतौर पे जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है हेल्थ केयर सर्विसेज की, वहाँ पर। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मेडिकल एजुकेशन है उसकी कॉस्ट जो है उसको नीचे करना पड़ेगा, ताकि जो कि जो आम नागरिक है, गरीब आदमी जो है, गरीब बच्चा जो है वो भी जो है मेडिकल एजुकेशन जो पढ़ाई है वो कर सके हायर एजुकेशन में। ओके, तो यहाँ पर हमें जो रूल्स हैं, ओके, जो पैरामेडिकल जो पर्सनल है जो हम भर्ती करते हैं, जैसे नर्सेस हैं या फिर और भी जो मेडिकल स्टाफ है, ओके, तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए उनको थोड़ा लिबरलाइज करने की यहाँ पर बात बोली गई है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक कार्डिक सर्जन है और फाउंडर है लो कॉस्ट टर्शरी केयर प्रोवाइडर, जिनका नाम है नारायण हरदयाला। ओके, सो डॉक्टर देवी शेट्टी, ये जो है काफ़ी लंबे समय से वकालत कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की, कि मेडिकल एजुकेशन जो है उसकी लिबरलाइजेशन करो, जिससे आने वाले समय में अगर आप उसकी कॉस्ट घटाते हो, ओके, तो हर कोई जो बच्चा जो टैलेंटेड है, जो मेडिकल एजुकेशन लेना चाहता है, अगर वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड हो जाती है तो आने वाले समय में हमारे पास जो है एक नया पूल बन जाएगा डॉक्टर्स का और पैरामेडिक्स का। ओके, तो आने वाले समय में जितने डॉक्टर्स हमें चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी हमें मिलेगी। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो था प्रमाणित होते थे जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होते थे जो इंडिया में काम करते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही जो है इनको रेगुलेशंस प्रोवाइड करता था कि आपने कैसे अपना इंस्टीट्यूशन चलाना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, कैसी एजुकेशन देनी है, किस तरीके से एजुकेशन देनी है, मतलब कि सारी जो रूल्स हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बताता था। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। ओके, जिसकी वजह से जो था एक नया मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है सामने आया जिसका नाम था नेशनल मेडिकल कमीशन। ओके, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि नेशनल मेडिकल कमीशन है, ओके, लास्ट मंथ इसने रिप्लेस किया है पुराने रेगुलेटर को, पुराना जो था एमसीआई था। ओके, सो इससे जो मेडिकल एजुकेशन है इसमें आने वाले समय में लग रहा है कि हम जो सही डायरेक्शन में है वहाँ पर अब कदम रख रहे हैं। ओके, और जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि जो मेडिकल एजुकेशन का फेस है उसको चेंज कर सके और सबके लिए जो एजुकेशन अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कर सके। ओके, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स एमसीआई में रही थी। ओके, जैसे बच्चों से बड़ी फीस ली जाती थी। ओके, कई बार ज़्यादा फीस लेने के बावजूद भी जो था बच्चे को एडमिशन नहीं दी जाती, तो ऐसे बहुत सारे जो चांसेस यहाँ पर होते थे। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर अवॉइड किया गया है अभी जो नया कमीशन बनाया गया है उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पर यह और बात बोली गई है It can do so is by allowing smaller hospitals to become postgraduate institutes and award diplomas to create intermediate doctors who are between a specialist and general physician. So कहने का मतलब किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करो। ओके, जो कैपेबल है उसको आगे लेकर आओ। ओके, जो स्मॉलर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर उनको बात बोली गई है। ओके, उनको लॉ करो कि वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हों। ओके, मतलब जो उनके यहाँ पर बच्चे आए वो उनको भी एजुकेशन इस तरीके से मिले। ओके, जो बच्चों की मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस एरिया में हॉस्पिटल जहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर अगर छोटा सा अस्पताल भी है ना तो वहाँ पर उसको इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पर खोलने की इजाज़त दो, ताकि जो कि उसके आसपास के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो, उनको भी जो है डिग्रीज वगैरह डिप्लोमा वगैरह जो है उनको मिले, ताकि जो कि आने वाले समय में वो भी एक स्पेशलिस्ट की तरह जो है वो
आगे निकले, बाहर निकले और भारत की इकोनॉमी में अपना हिस्सेदारी पाए। ओके, तो ये यहाँ पर बात बोली गई है। तो छोटे से छोटा जो भी यहाँ पर कोई भी लिंक हमें मिलेगा उसको हमने यूटिलाइज करना है। ओके, तो ये यहाँ पर बात बोली गई है। इसके अलावा जो NMC है, ओके, नेशनल मेडिकल कमीशन है, यहाँ पर उसके बारे में बात बोली गई कि मे ग्रांट ए लिमिटेड लाइसेंस टू सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड मेडिसिन इन प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ओके, unlike MCI, NMC is also empowered to regulate the fees in 50% of seats in private colleges as well as the deemed universities. So इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको लाइसेंस ग्रांट करने चाहिए, कुछ जो है थोड़ी बहुत जो है क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम स्पेसिफाई कर सकें। ओके, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वहाँ पर उनको भेज सकें। इसके अलावा जो NMC है वो भी एम्पावर्ड की गई है कि वो जो है 50% सीट्स जो है प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में वहाँ पर उसको रेगुलेट कर सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये MCI में ये चीज़ नहीं होती थी। MCI में अगर प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो जितनी उसकी सीट्स थी तो वो खुद ही उसको मैनेज करते। तो यहाँ पर 50% सीट्स अब NMC मैनेज करके चलेगी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ओके, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो 50% सीट ये NMC मैनेज करेगी, वहाँ पर काफ़ी बच्चों को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। उनको जो है एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी और कम फीस वहाँ पर उनको लगेगी। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जैसे हम एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे हेल्थ केयर में, तो साथ ही साथ हमें जो है एक कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है किनको, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में आशा वर्कर्स बोलते हैं। तो वोमेन यहाँ पर आशा वोमेन्स होती हैं जो हर एक उनको एक एरिया प्रोवाइड होता है किसी गांव देहात का, मतलब कि कुछ गांव होते हैं कि जो एक आशा वर्कर के अंडर आते हैं, तो फिर वो उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर की। तो यहाँ पर जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था उसकी जो डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अहम योगदान है आशा वर्कर्स का। ओके, तो ये एक तरह का जो इंटरफेयर्स के तौर पे काम करती है कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके बीच में। एक घर घर जाके गांव में जो है विजिट करती हैं, वहाँ पर जो है अलग अलग जो कम्युनिटीज़ का उनका क्लस्टर बनाती हैं, उनको आपस में जोड़ती हैं, डोर टू डोर काम करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं। ओके, फिर उसके बाद जो सरकारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे सपोज करो कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क पहन के रखना है, तो इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम आती है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम आई थी, तो ऐसी स्कीम्स के बारे में भी गाँव गाँव जाकर जिनको जो जो एरिया मिला होता है वहाँ पर जाकर वो बताते हैं कि इनका आकर फ़ायदा उठाओ। ओके, इसके अलावा जो सैलरी है आशा वर्कर्स की, ओके, उस वहाँ पर जो है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी करने की बात बोली है। बहुत कम सैलरी होती है इनकी। ओके, तो यहाँ पर 2000 पर मंथ यहाँ पर जो है यहाँ पर ज़्यादा सैलरी यहाँ पर बढ़ाने की बात बोली गई है। ओके, तो ये एक तरह की यहाँ पर बात और बोली गई, जो फ्रंटलाइन वर्कर है जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट को कम्युनिटी तक बांटते हैं, तो वहाँ पर हमें उनका भी जो ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो आगे यहाँ पर बात बोलेगी कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ना, बहुत ही एक तरह का एक साउंड हेल्थ केयर सिस्टम बनाती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में, किसी शहर में। सो प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि अगर किसी को सपोज करो शुरुआती कोई बीमारी है ना, कोई जैसे किसी को कोई जुकाम है या बुखार है या शुरुआती में कोई सिम्टम्स आए हैं, तो उस चीज़ का इलाज करना, तो उसके लिए जो है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। अगर वो बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर है, उसके लिए उसको टेस्ट करने के लिए बड़ी मशीनें चाहिए जो आमतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं होती हैं। ओके, तो उनके लिए फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली जाना पड़ता है, और बहुत से कम रीजन होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है बड़े पैमाने पर उपलब्ध होते हैं। ओके, जहाँ पर सारी मशीनरी अवेलेबल होती है। तो अगर बड़े पैमाने पर बात चली जाए तो हम इसको फिर सेकेंडरी और टर्शरी जो केयर फैसिलिटीज़ में उसको मानकर चलते हैं। तो अगर हम पहले ही प्राइमरी सिचुएशन में ही हेल्थ केयर प्रोवाइड कर देंगे, आगे जाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वहाँ पर भी भीड़ लगने की ज़रूरत ही नहीं होगी पर सेकेंडरी और टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ में। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि हमें जो फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, उसको और उसकी अपग्रेडिंग करनी है, वहाँ पर पैसा लगाना है हमें, जो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ओके, उनको जो है इसका जो है फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर बात बोली गई है, कैन हेल्प ए ग्रेट डील मोर देन एक्वायरिंग लैंड पार्सल्स एंड प्लानिंग टू बिल्ड लार्ज मेडिकल कॉलेजेस। तो इसमें भी यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेडिकल कॉलेजेस वो चाहिए रूरल एरियाज़ में भी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हैज़ ए रोल टू प्ले इन दिस। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल आइडेंटिफाई कर रही है जो भी जिस तरह के डिजीज़ किसी पर्सन को हो रहे हैं। ओके, तो उसका बहुत अहम रोल है। सो टेलीकॉम रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द वे इंडिया कम्युनिकेटेड एंड ट्रांजैक्टेड।
सो सिमिलर प्रोग्रेस इज पॉसिबल इन इंडियन हेल्थ केयर एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो जैसे इंडिया का कम्युनिकेशन दायरा इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा है, सो टेलीकॉम रेवोल्यूशन एक तरह का इंडिया में आया है। देखिए मोस्टली 80 से 90 करोड़ पॉपुलेशन के पास अभी जो मोबाइल फ़ोन है, ओके, उसमें से 40 से 50 करोड़ के आसपास जो है स्मार्टफोन है। तो आप देख सकते हैं, तो इसी लेवल पर हमें भी अपना जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसको भी डिजिटलाइज करना है। ओके, ता जो कि डिजिटली अगर मोबाइल फ़ोन सबके पास है तो उसका एक जायज़ फ़ायदा उठाया जा सके हेल्थ केयर फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर इसकी एक ऐप लॉन्च की थी आरोग्य सेतु, तो अभी उसका भी मेन मोटिव यही था कि कैसे हम कोविड-19 से बचें। तो आने वाले समय में और हमें तैयारी करनी होगी इस सिचुएशन को निपटने के लिए। इसके लिए जो NDHM है उसका जो मेन मोटिव यही है कि यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी प्रोवाइड करें एवरी सिटीजन को। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है। सो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके तहत अब क्या होगा, एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, डिजिटली रजिस्टर, जिसमें हर एक इंडियन सिटीजन का जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा कि उस इंसान को कोई बीमारी है, जब बीमारी थी, जब बीमारी ठीक हो गई है, ओके, अभी उसकी सिचुएशन प्रेजेंट में स्टेटस क्या है। तो इन सभी डिटेल्स का जो है एक खाता जो है डिजिटली रखा जाएगा इस आइडेंटिटी रजिस्टर के तहत, जो कि NDHM जो है बनाने जा रहा है। सो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बहुत सारा जो है इंडिया को फ़ायदा होगा। पता चल जाएगा कि कितनी पॉपुलेशन को जो है उसको बीमारी लगी हुई है, बीमारी ग्रस्त है, कितनी पॉपुलेशन एक्टिवली सही काम कर रही है, कितनी पॉपुलेशन हेल्दी है। तो इन सब चीज़ों का जो है अच्छे से अंदाज़ा गवर्नमेंट को लग जाएगा, फिर उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट करेगी, प्लान बनाएगी, ओके, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगी, तो जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो उसका जो कॉस्ट आएगा ट्रीटमेंट को वो भी कम किया जा सकेगा। ओके, तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो इसका जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंस है बहुत बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, ओके, हेल्थ सर्विसेज जो है असेसिबल हो जाएंगी और इंटरपोरेबल हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि आने वाले समय में जो इंडिया को चाहिए कि अपना जो हेल्थ केयर बजट है उसको अब राइज करें, ओके, और इंश्योर करें इंक्रीजिंग शुड नॉट बी मेड विदाउट फर्स्ट रिफॉर्मिंग द इकोसिस्टम। पहले इकोसिस्टम को रिफॉर्म करना है, पूरा जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर जो डिजिटल हेल्थ मिशन की बात की गई है उसके ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं। सो इंडिया कैन वेल प्रूव द वर्ल्ड दैट ए पुअर कंट्री डजंट नेसेसरली नीड टू हैव पुअर हेल्थ केयर। सो अगर कोई गरीब कंट्री है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका हेल्थ केयर भी गरीब होगा। तो उसको प्रूव करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, अपनी जो पॉपुलेशन है उसको हेल्दी बनाना होगा। तो ये था आर्टिकल आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त आर्टिकल थे। आई होप आपको समझ आई है। बहुत ही बड़े फैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसी आर्टिकल्स को डिस्कस करना। तो इसलिए मैं इसको अलग से सेकंड पार्ट में डिस्कस करता हूँ। तो आप कृपया इसको ज़रूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ओके, हर एक तरह के एग्जाम में आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।